हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको फ्राइडे को अपडेट दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि हम कुछ डिमांड्स एसएससी से करेंगे और जो भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं उनसे भी हम डिमांड करेंगे कि हमारा सपोर्ट करें ताकि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हम एसएससी सीजीएल या एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में ला सकें। तो काफ़ी जगह मैंने रिसर्च करी और मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर रिसर्च और डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ आऊँगा, आपके सामने आऊँगा, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि अगर हम कोई डिमांड कर रहे हैं तो लॉजिकली वो फॉलो करती है नहीं करती। क्योंकि अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी के सामने गए लेकर, किसी बड़े टीचर के पास गए लेकर कि हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए और वो हमें तीन चार अपनी नॉलेज से बता दे फैक्ट ऐसे जिसके थ्रू हमें पता चले कि वेटिंग लिस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है एसएससी में, या कोई और डिमांड हम लेकर जाते हैं तो वो पॉसिबल है नहीं है। अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो उसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको सपोर्ट करें उसे, वो हम दे पाएँ ना दे पाएँ। तो उसके लिए जो मैंने 2 दिन में रिसर्च करके और जिन भी लोगों को मैं जानता था एज पर माई नॉलेज, वो सब कुछ इकट्ठा करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 6 पेज है यहाँ पर। वेटिंग लिस्ट पॉसिबल नहीं है, हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आनी चाहिए, उसके पीछे प्रॉपर सपोर्टिव आर्गूमेंट्स, ठीक है, और एक ऐसा रिफॉर्म जिसके थ्रू मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया भी, आगे आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। आप एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पोस्ट प्रेफरेंस प्लस स्टेट और लोकेशन प्रेफरेंस, अगर ये दोनों चीज़ें एसएससी एक साथ देना स्टार्ट कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटें हम सेव कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से फॉलो करेगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एसएससी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, पूरे तरीके विद एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि अगर हम किसी के सामने इसको पेश कर रहे हैं, उसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कम से कम हमें सपोर्ट करे। क्योंकि आप सभी को पता है मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं हूँ, या फिर मेरी इतनी बड़ी कोई बातचीत नहीं है कि मैं अकेले चेंजेस लाने के लायक हूँ। आप सबको जुड़ना होगा, ठीक है। साथ में ऐसे टीचर्स जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी मतलब फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, वो लोग हमें सपोर्ट कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने भी जिन यूट्यूबर्स को मैं जानता था, 1-2 नाम हैं, मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने उनके साथ अपना डाटा शेयर करा है। उन्हें पसंद आता है या इसमें कुछ उन्हें गलती मिलती है तो वो मुझे बताएंगे, सही करूँगा मैं। वो लोग भी इस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे और वो भी जिन यूट्यूबर्स को जानते हैं वो भी उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे वो, ताकि वो लोग भी सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट आएगा उतना ज़्यादा हम चेंजेस के पास पहुँचेंगे और पॉजिटिव चेंज लेकर इस बार वापस लौटेंगे, ठीक है। सबसे पहला है एसएससी वेटिंग लिस्ट, जो कि आपको यूट्यूब पे हर जगह दिखता है कि वेटिंग लिस्ट एसएससी में आना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे में आपकी वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसी के बात पर हम लोग बहस करते हैं कि हमें हाँ यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट है तो हमें एसएससी में भी दो, बैंकिंग में भी तो वेटिंग लिस्ट है, रेलवे में भी वेटिंग लिस्ट है, इतने सारे लोग पेपर देते हैं उनके पास वेटिंग लिस्ट है, तो एसएससी वेटिंग लिस्ट निकाले। तो इनकी वेटिंग लिस्ट में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो एक टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आपको। आप ये समझ सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट है जिन्हें समझने की आपको जरूरत है। जैसे पहला तो ये मेरिट बेस्ड एडजस्टमेंट बिफोर फाइनल एलोकेशन। तो यहाँ पे एक बार जैसे फाइनल रिजल्ट आया और आपको बोल दिया गया कि आपको मिला है आईआरएस मिला है और आपको जो कैडर मिला है वो मिला है बेंगलोर कैडर, ठीक है, एक बार दे दिया गया आपको। तो उसके बाद अगर एक आपसे ऊपर वाली पोस्ट आईआरएस इन, मान लो आपका होम स्टेट यूपी था और आपको यूपी स्टेट नहीं मिल पाया क्योंकि किसी कैंडिडेट ने पहले ले लिया, तो आईआरएस यूपी स्टेट वाला जो कैंडिडेट था उसने छोड़ दिया, तो जो लास्ट में सबसे बंदा बैठा है ना वेटिंग लिस्ट का पहला नंबर वाला कैंडिडेट, उसको मिल जाएगा आईआरएस यूपी और उसके आपसे बहुत ज़्यादा कम नंबर होंगे। तो यूपीएससी में ऐसा चलता है, हालांकि ऐसा है यूपीएससी में, यहाँ पे समझो जरा, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस के कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को ये वाली पोस्ट नहीं दी जाती, टॉप वाली पोस्ट नहीं दी जाती, इनको अगले साल की साइकिल में जोड़ दिया जाता है। ऐसा यूपीएससी करता है क्योंकि अभी यूपीएससी 2023 का एडिशनल रिजल्ट आया था 120 कैंडिडेट का, वो मैंने एनालाइज करा। वहाँ पे आईडीईएस आईएएस दानिक्स ऐसे ही पोस्ट उनको दी गई है वेटिंग लिस्ट वालों को, कोई भी टॉप पोस्ट इन लोगों को नहीं मिली है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को। और एक बात ये भी है क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट यूपीएससी में रहती हैं, ग्रेड ए की जॉब्स होती हैं, तो कोई भी बंदा इतनी आसानी से ये पोस्ट छोड़ने वाला नहीं है जो आपको 5-4 पोस्ट यहाँ पे दिख रही हैं। तो वहाँ पे एक ये बात है कि बहुत स्किल्ड जॉब्स हैं, और दूसरा अगर नीचे की पोस्ट भी है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत भेदभाव हो जाएगा, थोड़ा बहुत अनफेयर आपको लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आपको आईडीएस है दानिश फोर्स मिली और आपको एक स्टेट मिला ऐसा जो कि आपका सेकंड प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला स्टेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी कैंडिडेट ले लिया। दानिश फोर्स में उसने पौंडीचेरी ले लिया और आपको दानिश में अंडमान निकोबार मिला, आपको पौंडी चाहिए था, तो दानिश पौंडीचेरी वाला जो कैंडिडेट है उसने जॉब छोड़ दी। अब आपसे भी कम नंबर वाला बंदा जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसको वो वाला जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा अनफेयर आपको लगेगा। लेकिन यूपीएससी में क्या है, बहुत कम लोग छोड़ते हैं जॉब और बहुत कम रीशफलिंग, बहुत कम लोग वेटिंग लिस्ट से आते हैं, और आते भी हैं तो लोअर पोस्ट पर ही आते हैं, हायर पोस्ट पर नहीं जाते, तो ये कम अनफेयर है, थोड़ा बहुत अनफेयर है। लेकिन यूपीएससी
और डीओपीटी का एम ये है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो जाए और जो टॉप पोस्ट है वो हम अगले साइकिल में ज्वाइन कर दें, ताकि जितना कम डिले हो अलोकेशन में उतना कम डिले रहे, ठीक है। और जो एक बार कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है फाइनल रिजल्ट से, उसमें कोई भी रिशफलिंग नहीं होती। आप अगर 9 नंबर पे सिलेक्ट हो गए हैं और 8 नंबर की सीट खाली हो गई है, तो आप 9 से 8 नंबर की सीट पे नहीं जाएंगे, 8 नंबर की सीट पे वेटिंग लिस्ट से ही कैंडिडेट आएगा। तो ये थोड़ा बहुत अनफेयर आपको यहाँ पे दिखेगा, जबकि बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक में क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। बैंक का प्रोसेस ये है कि बैंक में सेम पोस्ट है, बैंक पीओ का एग्जाम अलग होता है, बैंक क्लर्क का अलग होता है, कभी कभी तो आईबीपीएस अपने बैंक का अलग करवाता है, आरआरबी अपने बैंक के सारे एग्जाम अलग करवाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है जॉब में, एक ग्रेड पे है जॉब का, उसी ग्रेड पे की सारी पोस्ट है, तो इतना भेदभाव आपको नहीं लगेगा। जैसा एसएससी में क्या है, 4600 ग्रेड पे जॉब 2400 2800, अगर 4600 ग्रेड पे की जॉब सीधा 2400 से कम नंबर वाले बच्चे को मिल गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पे रीशफलिंग बैंक की नहीं होती, लेकिन बैंक का क्या ही है, किसी को कैनरा बैंक मिला, किसी को दूसरा बैंक मिला, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत लोगों को नहीं आती। हाँ, स्टेट प्रेफरेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें नहीं है एसएससी के जैसी, क्योंकि सेम पोस्ट है, बैंक का ज़्यादा इंपैक्ट लोगों में पड़ता नहीं है, और स्टेट प्रेफरेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे रहती है। रेलवे में सबसे बेस्ट है वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जोन से अलग होते हैं, आरआरबी अजमेर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी सिल्लीगुड़ी। पहले ही स्टेट की जो दिक्कत आने वाली है वो सारी खत्म कर दी। आपने जब एप्लीकेशन भरा तभी आपको जोन एलोकेट कर दिए गए, हाँ इसी जोन में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। लेवल वाइज रिजल्ट आता है, लेवल 5 का रिजल्ट आया, उसमें 10 लोग सेलेक्ट हो गए मान लीजिए, उसमें से एक ने ज्वाइन नहीं करा, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। और लेवल 4 में अगर आपने 2 लेवल क्रॉस करें, लेवल 5 और लेवल 4 दोनों का एग्जाम आपने क्लैरिफाई करा है, तो पहले लेवल 5 में आपका रिजल्ट में नाम आएगा, आप वहाँ पे डीवी करा के, जो डीवी करवा लेते हैं तभी आपको फाइनल माना जाएगा। अगर आपने वहाँ पे डीवी नहीं कराया तो लेवल 3 के रिजल्ट में भी आपका नाम आएगा, ऐसा होता है। तो इससे सीट की कम से कम वेस्टेज यहाँ पे रेलवे में होती है। दूसरा यहाँ पे क्या समझना चाहिए हमें, चांस ऑफ लो मेरिट कैंडिडेट गेटिंग बेटर पोस्ट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि दानिश फोर्स है, एक को पौंडीचेरी मिल गया, एक को अंडमान मिल गया, आपको पौंडी मिल सकता था, लेकिन पहले उस बंदे ने जॉब नहीं छोड़ी, बाद में उस बंदे ने जॉब छोड़ी जब आपने ज्वाइन कर लिया था अंडमान में, ठीक है। इस चक्कर में यहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन बैंक में और रेलवे में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि एक ही लेवल की जॉब है। आरआरबी का मैंने बताया जोन्स अलग हैं सारे, ठीक है, ऊपर से लेवल वाइज रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। रीजन देख लेने चाहिए यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट क्यों चल रहा है। पहला, सेंट्रलाइज कैडर एलोकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। देखिए, सेलेक्ट करने से लेकर जॉब और स्टेट देने तक सारा काम डीओपीटी करता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। मेरिट बेस्ड एंड प्रेफरेंस बेस्ड लोकेशन होती है, जैसे कि एसएससी में भी होती है। यहाँ पे टॉप पोस्ट किसी को भी नहीं दी जाती, वो नेक्स्ट ईयर की साइकिल में जोड़ दी जाती हैं। नीचे की जो पोस्ट हैं IAAS, दानिक्स, IDES, ये सारी पोस्ट ही वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को मिलती है। चाहे तो आप यूपीएससी 2023 का एडिशनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एसएससी की वेटिंग लिस्ट की। एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती, मेरा मानना ये है, और वो क्यों मानना है, जितने भी रीजन है सब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वैकेंसी, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसी उससे भी ज़्यादा। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पोस्ट की वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे भी 10 डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, MEA, ASO, CSS, ये वो फलाना ढमकाना, PO, एग्जामिनर, सबके पास अपनी अलग अलग वैकेंसी है, 10 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 4600 से 2800, फिर 2400, है ना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मल्टीपल ग्रेड पे जॉब्स हैं, लेवल 4 से लेवल 7 तक की जॉब्स हैं यहाँ पर, TA से लेकर आपकी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, ASO, और बहुत सारी अलग अलग जॉब्स हैं। मान लीजिए क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक इंसान था, उसने ASO CSS ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, वो ऊपर है कहीं पर यहाँ पर, और एक कैंडिडेट आता है उसके बाद, वो कहीं यहाँ पर आ रहा है, लाई कर रहा है, उसको TA मिला था चेन्नई में, ठीक है, ये मानते हैं। उसके नीचे वाला जो इंसान होगा वही तो वेटिंग लिस्ट में होगा, और क्या होगा, जो सब लोग सेलेक्ट हो गए पहली बारी में, वो लोग तो वेटिंग लिस्ट में हो गए नहीं, उसके बाद वाला इंसान वेटिंग लिस्ट में होगा। अब उस वेटिंग लिस्ट वाले पहले इंसान को सीधा इन सबसे ऊपर ले जाके ASO दे दें अगर, तो कैसा लगेगा, बहुत गलत लगेगा। आप क्या बोलेंगे, जो पहले नीचे थे ASO से, उन सभी को एक एक स्टेप ऊपर कर दो। अरे यार, कोई जाना चाहता है ASO पे, नहीं जाना चाहता, वो समझेंगे हम पहले, ठीक है। उसमें भी अपग्रेडेशन, आप बोलोगे कि जो एक एक अपग्रेड होगा तो एक एक पोस्ट ऊपर वाली खाली होती रहेगी, एक एक सीट, तो ऊपर बढ़ाते रहो, तो उसमें कितना प्रोसेस बढ़ जाएगा एसएससी का, वो आपको समझना चाहिए। एक बार जब किसी बंदे ने TA के रूप में इनकम टैक्स में ज्वाइन कर लिया, DV करा लिया, उसके बाद उस बंदे ने ASO ज्वाइन नहीं करा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से DV आपका खराब हो गया, अब आप कहीं और जाके DV कराओ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और क्या है, एसएससी का काम ये है कि हर साल जो वैकेंसी लेके और हर साल एग्जाम कराए। अब अगर यही करने लग गई एसएससी की, अपग्रेड करें और सबसे नीचे वाले को ऊपर डाले, तो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा और आपकी जो रेगुलर वैकेंसी आ रही है वो भी नहीं आ पाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि
मान लीजिए एसएससी ने ये भी करा कि अपग्रेड करना चालू कर दिया लोगों को और वेटिंग लिस्ट वाले को सबसे नीचे वाली पोस्ट देना स्टार्ट करा, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, नीचे वाला कैंडिडेट बोलेगा, मान लीजिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। ये है मिसमैच इन डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। सपोज कर लो 5 लोग थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करा इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने चेन्नई जोन में। अब जो हमने पहले 5 कैंडिडेट निकाले वेटिंग लिस्ट से, वो क्या उनकी प्रेफरेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेन्नई जोन हो ना हो इसका हमें पता ही नहीं है। उन्होंने शायद एमईए भरा हो और शायद वो इंस्पेक्टर के रूप में पहले से काम कर रहे हो तो उन्हें कैग दिल्ली चाहिए हो, ठीक है, या फिर उन्हें एएसओ सीएसओ चाहिए हो। तो 5 लोग पहले वेटिंग लिस्ट के हमने सेलेक्ट करे थे एसएससी ने, वो खराब हो गए। अब नेक्स्ट 5 को बुलाएगी, उसमें भी 2 बोलेंगे हाँ हम ले लेंगे, उसमें 3 बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, फिर नेक्स्ट 5 को बुलाएगी। पोस्ट भरने में इतनी दिक्कत आने वाली है और इतना टाइम लगेगा कि नेक्स्ट साल की जो वैकेंसी है वो आ ही नहीं पाएगी, वो एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं पाएगा। दिस कैंडिडेट कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रोल्स कॉजिंग वैकेंसी टू रिमेन अनफिल्ड डिस्पाइट हैविंग अ वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जो 5 कैंडिडेट है नीचे के वो बोलेंगे हमें ज्वाइन नहीं करना, हमें तो वाली पोस्ट चाहिए नहीं, दूसरी पोस्ट चाहिए थी। लेकिन यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में एक लिमिटेड जॉब्स हैं और लगभग सारी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, तो लोग क्या है लास्ट 5 वाली जॉब मिलती है तो वो ले लेते हैं एक बार को, ठीक है। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले सेलेक्टेड है 4600 पे काम कर रहे हैं। अगर 2400 ग्रेड पे की जॉब खाली हो रही होगी और उन्हें हम डाल भी देते हैं वेटिंग लिस्ट से 2400 ग्रेड पे तो वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, तब भी जो सीटें हैं वो अनफुलफिल्ड ही रहेंगी। दूसरी चीज़ डिसेंट्रलाइज सिलेक्शन है, जैसे मैंने बताया यूपीएससी में डीओपीटी फाइनल सीट दिलाने तक आपको रोल है उसका, स्टेट भी दिलाएगी, जब तक ज्वाइन नहीं करते तो डीओपीटी का रोल चलता रहेगा। लेकिन एसएससी करते सिर्फ एग्जाम कराया, 7000 लोग सेलेक्ट करके सीधा फेंक दिए इधर उधर, सीबीडीटी सीबीआईसी कैग डिपार्टमेंट सब में अलग अलग 50 5 10 लड़के चले गए और वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। वो डिपार्टमेंट अब उन लोगों का डीवी करवाता है और उन पर डिपेंड करता है वो कब डीवी कराता है, हम सबको पता है। रिजल्ट आता है एसएससी का, उसके 2-3 महीने बाद हमारा डीवी स्टार्ट होता है, ठीक है। जब तक नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी का जो पूरा कार्यक्रम है वो चालू हो चुका होता है, नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी पे काम होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एसएससी बोले वेटिंग लिस्ट लाएंगे तो 3-4 महीने वेट करें पहले एसएससी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन करा नहीं करा, कितनी सीट खाली रह गई, तो उसमें 5-6 महीने का टाइम जाएगा, आप सभी को पता है। वहाँ से वैकेंसी फुलफिल हो ना हो फिर उसको देखेगा, वेटिंग लिस्ट जो मैंने बताया वैसा काम चलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। डिसेंट्रलाइज सिलेक्शन है तो एसएससी को पहला तो ये करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, डीवी से लेकर स्टेट एलोकेशन तक सब कुछ एसएससी को खुद करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वेटिंग लिस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बाकी मैंने प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हाउ अ वेटिंग लिस्ट क्रिएट प्रॉब्लम एसएससीएल, एक स्टेप वाइज आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ताकि कोई भी डाउट आपका है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, आपको लगता है आ सकती है वेटिंग लिस्ट, तो आप कमेंट भी करिएगा और एक बार लेकिन इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है कि कैसे नेक्स्ट ईयर की साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा वेटिंग लिस्ट का, और कैसे वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद भी सीटें खाली रह जाएंगी। जहाँ तक मैं समझा सकता हूँ वहाँ समझाने की कोशिश करिए, बाकी मैक्सिमम डाउट आपके मेरे मानना है कि क्लियर हो गए होंगे। बाकी यहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट आएगा तो क्या क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कैसे यूपीएससी में तो वेटिंग लिस्ट काम कर रहा है लेकिन सीजीएल में काम नहीं कर पाएगा, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस वीडियो की मेन बात पे कि हम चाहते क्या एसएससी से। हम एसएससी चाहते हैं कि भाई आप हमें पोस्ट प्रेफरेंस तो भरने के लिए दे रहे हो, साथ में स्टेट और लोकेशन प्रेफरेंस भी भरने के लिए दो। क्या बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे देखिए एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस में आपका एप्लीकेशन टाइम पे एसएससी पूछता है हवलदार लोगे या एमटीएस लोगे, आप भरते हो। हवलदार भी लोगे तो कहाँ पे लोगे, आप स्टेट प्रेफरेंस देते हो, वैसा हमें सीजीएल में चाहिए। ऐसे ही रेलवे में क्या होता है, रेलवे स्टार्ट में बोल देता है हाँ भाई रेलवे आरआरबी चंडीगढ़ में जॉब करनी है, आरआरबी अजमेर में करनी है, फिर आरआरबी सिलीगुड़ी में जॉब करनी है, तो उसी का फॉर्म भरो, स्टेट आपको ही मिलेगा और लेवल वाइज जॉब आपको मिलेगी। आईबी एसीआईओ में भी ऐसे होता है, पोस्ट तो पूछता है कौन सी चाहते हो, साथ में पूछता है स्टेट कौन सा चाहते हो, शुरुआत में पूछ लेता है। ऐसे एसएससी को क्या करना है, जब एसएससी एप्लीकेशन निकाल रहा है, तब नहीं कह रहा हूँ मैं भाई एसएससी तुम हमें वैकेंसी दे दो, क्योंकि स्टार्ट में मुझे पता है 2023 का एग्जाम हो रहा है एसएससी सीजीएल का, तब तक काफ़ी सारी पोस्ट खाली बचेंगी, वही पोस्ट एसएससी 2024 में एंड में हमारे सामने लेकर आएगा। तो स्टार्ट में जब एसएससी स्टार्ट कर रहा है, मान लो 2024 का एग्जाम लेना, तो एसएससी को खुद भी कभी कभी नहीं पता होता कि भाई कितनी वैकेंसी टोटल बनेगी 2024 में। 2023 के काफ़ी सारे लोगों ने जब 2023 का मेंस हो गया उसके 5-6 महीने बाद जब ज्वाइन नहीं करा, तब जाके एसएससी को पता चला हाँ भाई इन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, और वही वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हमारी 2024 में हो जाती है। लेकिन तब तक एसएससी 2024 का प्री वगैरह करा चुका होता है और उसे कंफर्म नहीं पता होता कि कितनी वैकेंसी हमारे पास अभी बनेंगी। तो ये मुझे पता है और ये सही चीज़ भी है कि एसएससी के पास नहीं पता भाई एसएससी को कि स्टार्ट में उसके बाद कितनी वैकेंसी है, तो स्टार्ट में तो वो नहीं दे सकता हमको पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस। तो एसएससी एमटीएस की तरह मैं चाहता भी नहीं हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरवा रहे हो तो हमसे लास्ट में भरवाओ। आप जब आप टीयर 2 करवा लेते हो उसके बाद हमसे
आप टेंटेटिव आंसर की दे देते हो, फाइनल आंसर की दे देते हो। जब पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आ रहा है, जो अभी आता है आपका, उसी टाइम पे आप पोस्ट प्रेफरेंस के साथ स्टेट प्रेफरेंस भी लेकर आओ। बस एसएससी को दो काम करने हैं। पहला तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी हमें चाहिए सभी पोस्टों की। जीएसटी इंस्पेक्टर है तो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है सब एसएससी डिटेल में हमें बताए। इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर है तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट है, कैग अकाउंटेंट की भी कितनी कितनी पोस्ट कहाँ है। कम से कम एंड में जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हो तब तो आप हमें ये सब डाटा दो। पहला काम तो ये करे एसएससी। दूसरा काम एसएससी ये करे कि हमें दो कॉलम दे पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। एक कॉलम, एक हम कहते हैं सब कॉलम। जैसे मैं पहले में भर रहा हूँ, पहले नंबर पे मैंने भरा एएसओ। अब एएसओ है, कोई एएसओ सीएसओ पता है आपको, दिल्ली पोस्टिंग रहती है। एएसओ आईबी है मान लो, उसकी 2-3 स्टेट में वैकेंसी है। एसएससी ने मुझे यहाँ बताया एएसओ आईबी है, उसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद पोस्टिंग है। तो तीन सब कॉलम दो ना मुझे सामने। ये 3 सब कॉलम दिए एसएससी ने। पहले में मैं नाम भरूंगा जहाँ मुझे जॉब करनी है, मुझे दिल्ली चाहिए एएसओ, तो मैंने दिल्ली भर दिया। ठीक है, मैं मुंबई काम करना चाहता हूँगा तो मुंबई भरूंगा सेकंड ऑप्शन में। अगर नहीं करना चाहता हूँ खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, या फिर मुंबई से ऊपर मैं हैदराबाद रखना चाहता हूँ, हैदराबाद रखूंगा। या हैदराबाद मुंबई दोनों जगह काम नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं ऐसे एएसओ दिल्ली में चाहता हूँ तो एएसओ दिल्ली भरूंगा सीधा। ऐसे जब मैं जीएसटी सेकंड नंबर पे पोस्ट भर रहा हूँ, मान लो मेरे एग्जाम्पल मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ चेन्नई जोन में, ठीक है, और मेरे नंबर अच्छे आए, मान लो मैंने सेकंड प्रेफरेंस दी एएसओ सीएसएस के बाद जीएसटी, और जीएसटी की 5 स्टेट में वैकेंसी है मेरे पास। ठीक है, 4 स्टेट मान लो अभी खाली, तो मैंने भरा दिल्ली, जॉब करना चाहता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे अगर दिल्ली में वैकेंसी फिल हो जाए, लखनऊ दे दो मुझे। बाद में मुंबई, हैदराबाद में जाना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो मैं उसे अपने स्टेट प्रेफरेंस की लिस्ट में भरूंगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जो अभी क्या हो रहा है, जीएसटी मैंने अगर भर दिया सेकंड नंबर पे तो मुंबई की वैकेंसी मुझे मिल गई, पता चलो मुझे पता चले हैदराबाद की वैकेंसी मिल गई, जो कि वेस्ट हो गई, मेरे किसी काम ही नहीं है, और वो सीट अनफुलफिल्ड रह गई। लेकिन इसके बाद जो ये अगर चेंज आया, स्टेट लोकेशन आ गई हमारे पास, तो काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे से, जो लोग सीट वेस्ट नहीं करना चाहते, अच्छे से भरना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, वो लोग अच्छे से भरेंगे कि भाई जीएसटी चाहिए तो मुझे खाली दिल्ली मुंबई चाहिए। जो लोग पहले से इनकम टैक्स काम कर रहे हैं यूपी में, अगर उन्हें दिल्ली जाना तो वो दिल्ली भरेंगे सीधा, यूपी भी नहीं भरेंगे। तो भाई हमें पोस्ट प्रेफरेंस के साथ आगे सब कॉलम ऐड करके दो जहाँ जहाँ उसकी वैकेंसी है, ताकि हम डाल पाएँ दिल्ली, लखनऊ, और लखनऊ भी जॉब नहीं करनी तो सिर्फ दिल्ली भरें, दूसरा कॉलम हमें ब्लैंक छोड़ दें। तो हमारा स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस दोनों जब मैच हो जाए, उस हिसाब से अगर हमारे मार्क्स बन रहे हो, हम रैंक लिस्ट में आ रहे हो तो हमें जॉब दो, वरना हमें छोड़ दो वहाँ से। ठीक है, एएसओ दिल्ली में जो मिल रहा है और जीएसटी जितने मेरे नंबर नहीं है तो मुझे मत दो, मुझे छोड़ दो, खत्म करो, दूसरे बंदे को दो, चाहे उसके मुझसे कम नंबर है, सेकंड बंदे को आगे लाओ आप। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप। ठीक है, बाकी आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया क्या चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि क्या बात मैं कर रहा हूँ। जैसे पहला तो इसका फायदा क्या होगा ये समझो, नॉन ज्वाइनिंग रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे, वैकेंसी जो अनफुलफिल्ड रहती है वो काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन पे कोई जॉब नहीं है ना, वो लोग जीएसटी चेन्नई भी चाहते हैं। तो जीएसटी चेन्नई एक गलत बंदे के हाथ में पड़ जाए, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था उस वैकेंसी को, तो उससे तो अच्छा ये है ना कि उस बंदे को मिले जो चाहता है वहाँ पे जॉब करना। ठीक है, वो तभी होगा जब स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट हमारे सामने होगी और हम सिर्फ वही प्रेफर करें जोन जिसमें हम जॉब करना चाहते हैं, जिसमें जॉब नहीं करना चाहते उस जॉब को हम प्रेफर ना करें। प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने दिया है, जब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस चीज़ की बात मैं एक्चुअली में कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी, आई होप समझ में आ गया होगा। और कई सारे स्टेट ऐसे जहाँ पे लोग जॉब करने नहीं जाना चाहते, वो स्टेट भी फुलफिल होंगे, क्योंकि चेन्नई के बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं ना भाई, नंबर बड़े ही कम आ रहे हो, लेकिन वो तो जॉब लेना चाहते हैं वहाँ पर, तो वो लोग जॉब लेंगे यार, यहाँ की वैकेंसी फुलफिल होंगी। हर बार यहीं पे वैकेंसी क्यों आ रही है, चेन्नई हैदराबाद में हर साल ढेर सारी वैकेंसी क्यों आ रही है, नॉर्थ में वैकेंसी ज़्यादा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ की पोस्ट फुलफिल नहीं हो रही। वो फुल भी तभी होंगी ना जब वो बंदा अपना प्रेफर्ड स्टेट फिल कर देगा पहले ही। तो कुछ लोग जो काम नहीं करना चाहते उस एरिया के में, वो लोग क्या करते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो स्टेट का प्रेफरेंस नहीं देंगे, जिससे जो लोग उस स्टेट में काम करना चाहते हैं वो उसका प्रेफरेंस भरेंगे और कम नंबर पे भी वो पोस्ट उन्हें मिलेगी। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सही होगा, कम होगा। फालतू का जो कंपटीशन बना हुआ है, जो कि कंपटीशन है भी नहीं, कई सारे लोग चेन्नई से एग्जाम देते हैं, फिर गुवाहाटी से एग्जाम देते हैं, बस वो नॉर्थ इंडिया में आना चाहते हैं, अपने घर के आसपास आना चाहते हैं, वो लोग वो स्टेट उनको फिर से मान लो मिल गया गलती से, तो वो चीज़ें बहुत कम होंगी, उन्हें गलती से कोई जॉब नहीं मिलेगी। जो वो नहीं करना चाहते वो तो कम से कम उन्हें दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कई बार लोग जीएसटी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा इंट्यूशन आ रहा होता है कि हाँ इस बार शायद मेरे नंबर अच्छे हैं, मुझे शायद नॉर्थ इंडिया मिल जाए, लेकिन फिर से वही हो जाता है, एसएससी में वैकेंसी का उन्हें पता नहीं चलता, कुछ आइडिया लग नहीं पाता, तो उन्हें फिर से अपना जिस स्टेट में काम वो पहले से कर रहे हैं वही स्टेट या उसके आसपास का स्टेट मिल गया, इस चक्कर में वो जॉब चेंज नहीं करते और वो सीट वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रपोज सॉल्यूशन हमारा यही है,
आई सजेस्ट दैट कैंडिडेट बी अलाउड टू एक्सप्रेस बोथ स्टेट प्रेफरेंस एंड पोस्ट प्रेफरेंस ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और स्टार्ट में हमें नहीं चाहिए ये चीज़, हमें एंड में ही चाहिए जिस टाइम पे आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आपको भी जितना आराम मिल सकता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमें बस दो चीज़ें दो, पहला वैकेंसी दो, कोई भी वैकेंसी आपके पास, कोई भी पोस्ट आपके पास है उसकी स्टेट वाइज वैकेंसी आप डिटेल में प्रोवाइड कराओ, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में आपकी कितनी वैकेंसी है। दूसरा, आप पोस्ट प्रेफरेंस जब भरा रहे तो उसमें एक सब कॉलम और ऐड करो, जैसे एएसओ की 2 जगह वैकेंसी है, 2 कॉलम और ऐड करो ताकि मैं भर पाऊँ कि दिल्ली मुंबई मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है। ठीक है, हाउ इट विल वर्क, कैसे वर्क करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी से कैसे इंप्लीमेंट करें वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। तो ये प्रॉपर मैंने प्रोसेस बताया कि एसएससी इसे कैसे इंप्लीमेंट करेगा, ताकि समझ पाए लोग कि हाँ ये लॉजिकली हो सकता है या फिर मैं हवा में गप कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड डिमांड जो हमारी है कि भाई फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइज मार्क्स आप प्लीज लेकर आओ पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने से पहले, कम से कम इस बार ये तो करो। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले फाइनल आंसर के नॉर्मलाइज मार्क्स मुझे दो, ताकि मुझे प्रॉपर पता पड़ पाए कि मेरी रैंक कितनी है। क्योंकि आपको ही फायदा है, एसएससी को ही फायदा है इस चीज़ से कि सीटें कम वेस्ट होंगी तो गवर्नमेंट का ही तो फायदा होगा, हमारा क्या इसमें फायदा है, हमारा तो फायदा है ही। अगर आप वैकेंसी इसीलिए लेकर आए थे खाली दिखाने के तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। आप वैकेंसीज प्रॉपरली फिल कराना चाहते हो, उसे नेक्स्ट साइकिल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो कम से कम मुझे फाइनल आंसर की नॉलेज बता दो मेरे, उस हिसाब से मुझे मेरी करेक्ट रैंक पता चल पाए और उस हिसाब से मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छे से भर पाऊँ। आप मुझे स्टेट वाइज या तो कॉलम दे दो साथ में, ठीक है, लेकिन आपको तब भी मुझे फाइनल आंसर के नॉर्मल मार्क्स बताने पड़ेंगे ताकि मुझे पता चल पाए कितने क्वेश्चन आपने मेरे इस साल रॉन्ग कर दिए, इस साल राइट कर दिए। चाहे 2023 में जो दिक्कतें आई थी वो सारी दिक्कतें ना आ पाई। बहुत सारे उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है कहाँ कहाँ पे ये प्रोसेस होता है। एसएससी खुद ये तरीका फॉलो करती थी कुछ सालों पहले तक, फाइनल आंसर की वो दे देती थी। एसएससी सीजीएल 2017-18 में उसने एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो दिया था वो फाइनल आंसर की के बाद दिया था। ठीक है, नॉर्मल मार्क्स नहीं देती थी एसएससी, ये मानता हूँ, लेकिन ऐसे ये कर सकती है यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी तरीका है, मतलब एक क्लिक है बस कंप्यूटर का और सारे चीज़ें डाटा जनरेट हो जाएगा फाइनल आंसर के बाद और वो हमें प्रोवाइड करा देगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एसएससी इजीली कर सकती है चीज़। ये डिमांड तो बिल्कुल राइट है, ये हमें करनी है। साथ में पोस्ट प्रेफरेंस स्टेट प्रेफरेंस वाली डिमांड भी हम लेकर चलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना आप, ठीक है, ताकि दूसरे जो टीचर्स वगैरह हैं उनके पास तक पहुंच पाए, वो लोग भी हमारी मदद करें इस चीज़ में। तो ये 3 रिक्वेस्ट हमारी एसएससी के सामने है। पहला, फाइनल आंसर के और नॉर्मलाइज मार्क्स हमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले प्लीज़ प्रोवाइड करवा दो, ताकि जो आप दिखा रहे हो हमें 17,000 वैकेंसी हमारे पास हैं वो अच्छे से फिल हो पाए। ये ना हो कि किसी कैंडिडेट को लग रहा है मेरे अभी 316 नंबर है, लेकिन फाइनल आंसर की लाके आपने 3 क्वेश्चन उसके रॉन्ग कर दिए और उसके सीधे 300 नंबर हो गए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए उसके 300 नंबर सीधे हो गए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपने दिखाई तो 316 नंबर है उसके, उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी उसी अकॉर्डिंग भरी, लेकिन उसको जॉब बिल्कुल ही अलग मिली जो से वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। तो इससे आपकी फिर से क्या होगा, 17,000 वैकेंसी आप लेकर तो आए लेकिन 5,000 फिर से फिल नहीं हुई। तो क्या तो कम वैकेंसी लेके आओ या फिर ज़्यादा वैकेंसी लेके आओ, तो फिल करवाने के लिए पूरा कोशिश आप लोग भी अपनी साइड से प्लीज़ करें। सेकंड, एसएससी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप वैकेंसी लेकर आ रहे हो तो स्टेट वाइज वैकेंसी भी हर पोस्ट की लेकर आओ। बिल्कुल लास्ट टाइम चलता है तब आप वैकेंसी लेके आते हो और उसमें भी आप हमें स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताते हो, तो आपको स्टेट वाइज वैकेंसी तो बतानी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट प्रेफरेंस के साथ स्टेट प्रेफरेंस भी फिल कराओ। कोई इंसान पहले से ही किसी जॉब पे काम कर रहा है, 4600 ग्रेड पे काम कर रहा है और वही पोस्ट चाहता है लेकिन किसी दूसरे स्टेट में, तो वो उसको मौका मिलना चाहिए ना कि वो बता पाए कि मैं हाँ भाई ये पोस्ट चाहता हूँ तो इस स्टेट में चाहता हूँ, ताकि दूसरी पोस्ट गलती से ना समझी से वेस्ट ना हो और कम से कम सीट वेस्ट हो। जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसको तो कम से कम वो सीट मिले, क्योंकि वो बंदा तो चेन्नई में जॉब करना चाहता ही है ना जो अनएम्प्लॉयड है, या कहीं और जॉब करना चाहता है, वो घर से दूर भी जाना चाहता है। कि मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि मैं चाहता भाई युगांडा में जॉब दे दो, बस सरकारी नौकरी दे दो, ठीक है। तो मुझे भी पता है क्या हाल होता है अनएम्प्लॉयड पर्सन का। तो ऐसे प्लीज़ ये करें। 82% लोग इस बार भी ऐसे थे जो पहले जॉब करते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते होंगे ना उस स्टेट में, जिस पोस्ट पे जिस स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं, कम से कम वो पोस्ट तो वो छोड़ेंगे, वो किसी नीडी पर्सन को मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेरी एसएससी से और सभी यूट्यूब पे जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं और जितने टीचर्स के पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके लिए कुछ पॉजिटिव कदम हो सकते हैं वो आप लें, और जो भी कुछ गलती आपको इसमें मिले मेरे डाटा में और मेरे जो स्टेप बताया उसमें कुछ गलतियाँ मिले तो प्लीज़ मुझे बताएं, उसे हम सब मिलके सही कर सकते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए एसएससी में बहुत सारी लोगों की सीट सेव करने के लिए, बहुत सारे लोगों को जॉब देने के लिए हम सब लोग मिल के काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अकेले तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और दूसरा भी कुछ नहीं करता। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसमें सहयोग करें और जो भी हो सकता है इसके लिए वो करने का मैं ही पूरा कोशिश करूँगा और आप लोग भी मिलकर कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।